नमस्कार दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और एचआरजी लीगल टीम के इस इनिशिएटिव को, जो कि फ्री लीगल एड को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, उसको हम ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। मैं विक्रम प्रताप सिंह हूँ। मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और मेरा भी एचआरजी लीगल के इस इनिशिएटिव को थोड़ा पुश करने के पीछे का केवल एक रीजन है कि मैं उन लोगों तक अपनी संविधान की जो मेरी कुछ सोच है, जो समझ है, उसको पहुंचा पाऊं, जो लोगों तक जो समझ सकें इसको, और उससे कुछ न कुछ मेन स्ट्रीम में, एक समाजवाद के स्ट्रीम में आने का प्रयास करें। लास्ट के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने लिए थे, उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने सिंपल एक शब्द संविधान को समझाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने संविधान की जो परिकल्पना है, जो उसकी संकल्पना है, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया और उसके तौर पे, संविधान के तौर पे उस बेसिक रूल को हमने समझाने की कोशिश की, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समाज की विविधता को, समाज की उम्मीदों को एक शब्दों के माध्यम से, कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से, एक संविधान की एक बुक बाउंड में इसको मेंटेन करके रख दिया, जो मैंने आपसे बखूबी समझाया लास्ट के सीरीज में। आज का जो विषय है, बेसिकली ये विषय संविधानवाद पे जो सेंटर्ड होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक आधार है। क्या है? एक आधार है, बेस है। मैं इसको आधार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब किसी भी मूर्त अवस्था में, मूर्त का मतलब होता है जो कंक्रीट हो, जो दिखे, जो विजिबल हो, जब किसी भी संरचना को अगर हम एक बिल्डिंग मान लें, तो जब किसी भी संरचना को बनाया जाता है तो उसका एक लेआउट प्लान बनाया जाता है, यही होता है। तो उस लेआउट प्लान के पीछे जो एक दिमाग लगता है कि हाँ, इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके से इस जगह पे इस बिल्डिंग का ड्रेन सिस्टम होगा, इस जगह पे इस बिल्डिंग का वेंटिलेशन का प्रोसेस किया जाएगा, वो सारी संकल्पना को हम समझते हैं। जो माइंड फ्रेम होता है, जो उसकी संकल्पना के पीछे का जो एक माइंड होता है, वो कौन लगाता है? वो इंजीनियर लगाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने, जिनको कि हम एक तरह से सामाजिक इंजीनियर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो स्टूडेंट्स में जाएं तो सोशल इंजीनियरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर इनको हम सामाजिक इंजीनियर के तौर पे अगर इनको हम समझे, तो उन सामाजिक इंजीनियर्स ने मिलकर एक आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से, एक प्रस्ताव के माध्यम से, और अपनी बातों को समझाया। उस बातों को समझ के बाद जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके कंसेंसस के आधार पर इन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में लाके रखा गया। और जो बेसिक तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक फॉर्मेट बन के तैयार हुआ, वो फॉर्मेट कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से हमने उसको पिरोने की संकल्पना बनाई, उस आधार पर बनाया गया। ठीक, मान लो कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो क्या संविधान जो बन के तैयार हुआ है यही बाइंडिंग फोर्स रखता है? प्रश्न ये है हमारा कि क्या जो संकल्पना संवैधानिक सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने उन लोगों तक पहुंचाने के एक प्लान में कुछ शब्दों के माध्यम से उसको एक बुक बाउंड में रख दिया है, तो क्या वही संविधान है? नहीं, वो संविधान नहीं। संविधान क्या है? संविधान एक संवैधानिक परिधि है, जो संविधान की एक संकल्पना की बात करती है, जो उसकी इनर सेल्फ है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो लोगों के एक विचार थे, जो एक फिलॉसफी थी उसको बनाने के लिए। जो बन के तैयार हुआ, जो कुछ चीजें लिखी गई, वो तो केवल एक तरह का
एक प्रोस्पेक्शन था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया और बन के तैयार हुआ, 395 आर्टिकल्स में लिख के कंप्लीट कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हम संविधान से आगे बढ़ के एक स्टेप देखते हैं तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हैविंग बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स रखेगा तो उसकी स्क्रूटनी जो होगी वो कैसी होगी? बहुत माइन्यूट होगी। क्या होगी? स्क्रूटनी बहुत माइन्यूट होगी। तब देखा जाएगा कि ये जो 395 आर्टिकल्स हैं ये तो संविधान है, इसके अलावा क्या कुछ संविधान है? हाँ, तब उसमें देखा जाएगा कि इसके अलावा क्या संविधान है। संविधान वही है जो समाज की आवश्यकता है। आवश्यकता पे ऐसे समझो, किसी समाज की जो आवश्यकता है उसकी एक रिकॉग्निशन ही तो संविधान है। तो कुछ को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समझ लिया, उसको लिख के रख दिया। कुछ ऐसी चीजें थी जिनको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कस्टमरी प्रैक्टिसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशंस पे रख दिया। ये क्या होती हैं? कुछ ऐसी चीजें जो संवैधानिक सभा ने संविधान के उन 395 आर्टिकल्स में नहीं रखा, बट वो समाज की रिक्वायरमेंट है, उनकी आवश्यकता है, कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं जिसको हम संवैधानिक कन्वेंशंस कहते हैं। वो संवैधानिक कन्वेंशंस कैसे होते हैं, कैसे किस तरीके से उनको ऑप्ट किया जाता है? जैसे गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात, कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, कहीं लिखा नहीं है। जजेस के अपॉइंटमेंट की बात, कि जज अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने अमेंडमेंट किया, आर्टिकल्स ऐड ऑन किए, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की कोशिश की, एनजेएसी ले आए, लेकिन हुआ नहीं। कन्वेंशन यहां भी प्रिवेल कर गया, लेजिस्लेशन पीछे रह गया। अमेंडमेंट करने की कोशिश की हमने कि समाज में ऑप्ट कर ले, लेकिन नहीं। संविधान में किसी भी प्रोविजन को रखने के पीछे जो मंशा होती है वो हमेशा समाज के कसौटी पे तौली जाती है। अगर समाज उसको बहिष्कार कर रहा है तो हम उसको रख नहीं पाएंगे। तो एनजेएसी जो थी एक सामाजिक समझ थी। एनजेएसी की संकल्पना लाई गई इस चीज को देखते हुए कि हाँ, किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन किया जा सके, कि जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को हम एक लेजिस्लेशन के तौर पर रख सकें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। वो जो पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कन्वेंशंस भी अपने आप में पावर रखते हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है। ऐसे ही सेम गवर्नर के अपॉइंटमेंट का, कौन बनेगा गवर्नर, ये तो लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसको भी नहीं बताया गया। तो एक ये भी तरीका था। इसके अलावा क्या हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन वो आर्टिकल्स हैं। आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, वो कन्वेंशंस भी हैं। और तीसरा एक चीज और बचता है, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ साइलेंट, जहां संविधान ने उस चीज के बारे में कोई परिसंकल्पना ही नहीं की। दैट इज द रियल स्पिरिट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रियल स्पिरिट? क्या होती है? किसी हमारा शरीर दिखता है, हमारे कॉर्पस दिखती है, लेकिन जो इनर बिलीफ होती है वो नहीं दिखती। जो हमारी आत्मा होती है वो नहीं दिखती। तो संविधान की आत्मा दिखती नहीं है। संविधान की आत्मा समाज में सबसिस्ट करती है, और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जजेस के इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, शब्दों के क्रियान्वयन और उनके उन पावर्स के क्रियान्वयन के माध्यम से, तौर तरीकों से, उस संवैधानिक आत्मा का एक तरह से हम एक्सप्लोर करते हैं। उस संवैधानिक आत्मा को हम समाज में देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संवैधानिक संवाद जो आत्मा है, उसकी जो एसेंस बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बोलें तो इसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट उसमें लाई करती है, वो एग्जैक्टली वैसी एज इट इज होती है। आपने एक सपोज एक
पता नहीं आपने एक शक्तिमान एक सीरियल आता था, अगर आपने बचपन में देखा हो तो शक्तिमान सीरियल में दो चीजें थी। शक्ति का एक शक्ति पुंज हुआ करता था। मेरी छोटी सी एक कहानी है, एक तरह से मैं रिलेट करा पा रहा हूँ अपने, क्योंकि समाज जो संविधान बना है ना एक्चुअली, तो संविधान जो बना है वो यही सामाजिक कार्यान्वयन ही है। हमारी परिध, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी आवश्यकताएं सबको उठा के रखा गया है। तो हमारी सोच क्या थी, मैं उस चीज को रिलेट करा पा रहा हूं कि एक पावर है, शक्तिमान में एक पावर था, एक पाप पुण्य का एक पुंज हुआ करता था, लाइट होती थी जो कि शक्ति देती थी। उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, बस वो शक्ति देती थी। उस शक्ति का जो कार्यान्वयन करता था वो शक्तिमान करता था। ऐसे ही यहां भी है कि संविधान ने शक्ति दी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उन संवैधानिक संबंधों को, उन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मॉरलिटी है, उनको उठाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, और क्या करते हैं, एक सिस्टम मिला के रख देते हैं। हमें लगा कि संविधान की आज ये जरूरत है, हमारा लेजिस्लेचर कुछ कोई लॉ बना देगा, हमारा एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा, कार्यान्वित कर देगा। कोई अगर लग रहा है कि कोई भी टेक्निकलिटीज है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, कुछ शब्दों के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो न्यायपालिका उसको बखूबी उसको इंटरप्रेट करके समाज तक पहुंचा देती है। फिर देखो, इतना भी आप ये नहीं कह सकते कि जो न्यायपालिका ने इंटरप्रेट किया वो संविधान बन गया, नहीं, वो संविधान नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान एक बार बन चुका है। संविधान हमारी समझ है, संविधान एक बार बन चुका, उसे दोबारा संविधान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो न्यायपालिका ने जिस बातों को इंटरप्रेट किया वो केवल और केवल इसलिए किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लाइव डॉक्यूमेंट है, और समाज भी हमेशा गतिवान है। समाज भी क्या कर रहा है, हमेशा चल रहा है। तो अगर सपोज कि संविधान भी अगर नहीं चलेगा और समाज अगर चलता निकल गया, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी तो वो संकल्पना, कॉन्स्टिट्यूशन को संकल्पना हमारी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि रूल्स तो हमारे रिजिड रहेंगे, समाज हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा, तो हम तो मिसमैच कर जाएंगे। लॉ बनाए क्यों जाते हैं, लॉ तो हमारी सोच है, लॉ तो समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है, वो लॉ है, कानून है। और वही सोच जिसको कि एक तरह की रिकॉग्निशन मिल गई है, जिसमें थोड़े से सैंक्शन डाल दिए ऑस्टिन के कहे मुताबिक, या बिना सैंक्शन के भी लॉ होते हैं, तो उसको हमने लॉ बना दिया। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से संविधान होना चाहिए, ना कि संविधान के रिक्वायरमेंट से मैं अपने आप को बदलूं। तो संविधान हमारे समाज के लोगों में रहने वाले एक ऑरा है, एक जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है, बस दैट्स इट। और उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर शब्दों में देखें तो एक फिलॉसफी है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल जीवन में देखें, तो ऐसी विविधता जो हमें दिखती नहीं है बट हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो समय के साथ साथ वो दिख जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो लिखा है 395 वर्ड्स, ये कहीं मतलब ही नहीं इनका। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी यहां है, जो लिखा हुआ है वो यहां है। आप इस बात को समझना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है ना, फिलॉसफी है, वो दो ही बातों पे सेंटर्ड है। एक है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन किया जाए, संविधान जो है वो सर्वोच्च हो, क्योंकि उससे ऊपर हुआ तो हमारी सॉवरेनिटी से ऊपर चलेंगे कोई ना कोई, और हमारी सॉवरेनिटी से कोई ऊपर चला गया तो इसका मतलब हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती है अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए।
तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि एक लॉ होगा जो सबको गवर्न करेगा, से एक एक आंखों से देखेगा, मतलब एक ही निगाह से सबको देखेगा। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, समतावादी समाज की बात करते हैं। यह संविधान की परिधि है। दूसरा कि समाज को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है वो केवल और केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या कहती है कि संविधान में कि समाज में रहने वाले लोगों के, वो चाहे जो हो, चाहे जिस क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो जेंडर जो भी हो, चाहे उनका नंबर जो भी हो, कहने का मतलब भी कोई भी डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन ये सब सब्सिस्ट ना करे। और संकल्पना जो हो वो केवल और केवल किस चीज की हो, जैसे कि राम राज की संकल्पना हमारे पूर्वजों ने करी थी। राम राज की संकल्पना क्या थी कि एक शेर भी हो और बकरी भी हो, दोनों एक घाट पे पानी पी रहे हो, दोनों में कोई भी विभेद ना हो, हर आदमी अपना एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मतलब हर तरीके से स्वस्थ, फिजिकली स्वस्थ, मेंटली स्वस्थ, हर तरीके से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, यही हमारे संविधान की संकल्पना है। और कहीं ना कहीं ये रामराज की संकल्पना भी थी। तो जो रामराज की संकल्पना है वही संविधान की संकल्पना है, और संविधान की जो संकल्पना है वो हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। और हमारी जो जरूरतें हैं उनको कौन पूरा कर रहा है, हमारे पूर्वज। कौन से पूर्वज, अभी ज्यादा पुराने पूर्वज नहीं, वो सबकी सबकी यही ध्येय है, चाहे वो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स रहे, फोर फादर्स रहे हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहे, वो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं। उन्होंने भी हमारे उस अच्छे बुरे भले का सबका एक अर्थान्वयन किया, और उसके बाद उन्होंने एक बना के एक रेगुलेशन बना के दे दिया। तो बातें तो हमें वो समझ में आ रही कि संविधान क्या है, संवैधानिक परिधि क्या है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लेकिन हमें जो समझना है बेसिकली वो ये है कि आपकी जरूरतों से बड़ा संविधान नहीं है। आपको आज आपको जरूरत है रोटी की, तो संविधान में लिखना पड़ेगा कि रोटी आपकी जरूरत है, संविधान को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको रोटी दिलानी पड़ेगी संविधान को। संविधान आपके लिए बनाया गया। तो जो समाज की संकल्पना है, जो राज्य की संकल्पना है, वो यही है कि यहाँ के लोगों में एक नैतिकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉजिटिव मॉरलिटी सबसिस्ट करती है। उस पॉजिटिव मॉरलिटी से हमारा संविधान के प्रति आस्था बनी रहती है, और संविधान जो है हमारी आस्था को डगमगाने नहीं देता है। जरूरी नहीं है, ध्यान से समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो उस देश में संविधानवाद भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी एग्जिस्ट करे, ऐसी जरूरत भी वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, लाइक मैं दक्षिण कोरिया की बात करता हूं, पुरानी बात हो गई, दक्षिण कोरिया की बात करता हूं मैं। दक्षिण कोरिया में रूल्स है, रेगुलेशंस है, हर चीज है, लेकिन संविधानवाद की एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि संविधानवाद अगर वहां होता तो हमें भी बोलने की आजादी होती, वहां के लोगों को बोलने की आजादी होती। हमें अपने संविधान में कोई शब्द अगर गलत है, कोई शब्द अगर बुरा है, कोई शब्द जो हमारे सामाजिक संबंधों के जाल है उनके अगेंस्ट है, तो हमें यह अधिकार है कि हम उस शब्दों को बोल सकें। I have right to freedom of speech and expression to express myself against the constitution. Against the constitution in what sense? Not beyond the constitution. Against the constitution means against my, if it is against my constitutional rights, duties, obligation, then I have to make a check upon the constitution as well. Because it is about checks and balances. कौन करता है चेक्स एंड बैलेंसेस? हमारे बिहाफ पे या तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कर सकती हैं, अगर वो करने में फेल होती हैं तो हम करते हैं। कोविड का टाइम था, रोटियों की कमी थी, हर आदमी डर रहा था,
हमारी पहली नेसेसिटी क्या थी कि हमें एक स्वस्थ इन्वायरमेंट मिले, हमें वैक्सीनेशन हो जाए प्रॉपर टाइम से, हमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसको दूर करना संविधान की एक रूपता हो गई थी उस टाइम पे। कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी था, कोई मनमाना काम नहीं कर सकता था अगर उसको ये है कि उसकी टेबल से ये फाइल निकल के जाएगी और उसके आधार पे जो सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उसको वो काम करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। ऑल्दो कि ये उसकी पावर में ना हो, क्योंकि यहां वो संविधान की जो नैतिकता है वो सामने आती है, वो फ्रंट में आती है। और नैतिकता का एक ही उदाहरण है कि नैतिकता हमेशा और हमेशा अपने प्रतिबंधों पर रुकी होती है, लेकिन दूसरे से एक एक उम्मीद होती है उस पर। नैतिकता क्या होती है? संविधान की नैतिकता क्या हो सकती है कि संविधान, जो जिन लोगों के ऊपर संविधान अप्लाई किया जा रहा है उनमें वो डाइवर्जेंस ना हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंट्रिंसिक प्रोविजंस ना प्रिवेल कर जाए, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना आए। यही तो हमारी नैतिकता हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संविधान होना जरूरी नहीं है कि कहीं संविधान है तो संविधानवाद भी हो। बहुत ऐसी जगहें हैं जहां संविधानवाद एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम इस हम एक बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे यहाँ संविधान भी है और संविधानवाद भी है, लोग हमें सुनते भी हैं और हम सुना भी सकते हैं। इसके अलावा क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हम आते हैं अगर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि जो शब्द लिखे गए हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उसके बाद जो कन्वेंशंस होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और जो उसके बाद जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो जजेस ने लॉ बनाया है, जो जजेस ने समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से कुछ न कुछ ऐड ऑन किया है, कुछ कुछ रूल्स का इंटरप्रिटेशन किया है, उन सबको मिला के हमें कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक नहीं है, संविधान एक है, यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं, दैट्स इट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब जब लेजिस्लेशन इसमें जुड़ता है, तो लेजिस्लेशन किन किन चीजों को देखता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है, साथ ही साथ जो कन्वेंशंस हैं उनको देखता है, कुछ साइलेंट प्रोविजंस हैं तो उनके इंटरप्रिटेशन को देखता है, और उनके आधार पे जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं, जो जजेस करते हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करता है। तो हमारे जानने के लिए तीन चीजें हो गई हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकॉर्पोरेट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एज अ बुक बाउंड आर्टिकल्स, ठीक, उसके अलावा कन्वेंशंस, उसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये तीन चीजें। सामाजिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक वर्ड और आता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को एक पावर दिया गया, लाइक किसी भी पॉलिटिकल लीडर को एक अधिकार दिया गया। देखना कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को एक अधिकार दिया गया और ये कहा गया कि आपके पास बहुत पावर है, आपको एक सिनेरियो दे दिया गया कि इस सिनेरियो को आपको फुलफिल करना है, एक रिक्वायरमेंट दे दी गई कि आपको इसको फुलफिल करना है, और मैं, क्योंकि मेरे पास संविधान ने पावर दे रखा है, मैं उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दूं, मैं उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दूं। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं क्या हूं? शिक्षा मंत्री हूं। 2 मिनट के लिए शिक्षा मंत्री होते ही मेरे पास सपोज कि फंड आए। कितने फंड्स आए? अरबों खरबों फंड्स आए इस चीज के लिए कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बनाना है, उसको, उस प्रणाली को लाना है। दो तरीके की नैतिकता हमारे मन में आएगी, एक तो संवैधानिक बाध्यताएं आएंगी कि संविधान ने हमें किस चीज पे लिमिट कर रखा है, और दूसरी संवैधानिक नैतिकता आएगी इस जगह पर। संवैधानिक बाध्यताएं क्या कहती हैं
कि आप उन फंड्स को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही आप यूज करोगे, उसको एजुकेशन को उठाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपके द्वारा जो एफर्ट्स लिए जा सकते हैं वो मैक्सिमम एफर्ट्स आप लोगे, और जो पब्लिक फंड है उसका दुरुपयोग किए बिना आप उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो कि चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या उसके अलावा भी कोई भी एडवांसमेंट है, तो आप उसको करोगे और उस संकल्पना को आप फुलफिल करोगे। दूसरा क्या है, नैतिकता क्या है, कि बिल्डिंग्स तो हमने बना दी, नैतिकता देखना, आप समझना नैतिकता क्या होती है। बिल्डिंग्स तो हमने बना दी, हर चीज की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन एजुकेशन, उसकी क्वालिटी, मिड डे मील आपने चला दिया, मिड डे मील में एक फिक्स रेशियो आ गया कि इतना राशन जाएगा, इतना कुछ जाएगा, इतने का बन के तैयार होगा, इतने बच्चे खाएंगे। लेकिन अगर हमारे उस फंड में एक्सेस है अमाउंट, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं ना, उनके हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज कोई इंफर्मिटीज वाले बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, तो उनके लिए हम ब्रेल की यूज कर सकते हैं। सपोज कि शेड नहीं है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम उनको बनवा सकते हैं। हम उस पैसे का विदोहन नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते कि अब तो मेरा काम हो गया, हमने एजुकेशनल पॉलिसी को सेट कर दी, हम उसको हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं। तो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है वो होती क्या है, वो यही है कि संविधान ने कुछ गाइडेड पावर्स दिए हुए हैं। वो गाइडेड पावर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं किस चीज से, संविधान की जो आत्मा है उससे कनेक्टेड होते हैं, और कहते हैं कि हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एक लाइन लेंथ है, वो इसी लाइन पे काम करना चाहिए, और वो लाइन क्या होगी, हमेशा समाज के हित में होगी, अनहित हो ही नहीं सकता समाज का। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए उस फंड को यूज कर रहा है आदमी, उसके सामने केवल और केवल एक एग्जाम्पल होना चाहिए, वो क्या है कि समाज की संकल्पना को बढ़ाए, उसके बेटरमेंट के लिए काम करे, प्रोएक्टिवली परफॉर्म करे। किस चीज को, जो ड्यूटीज संविधान ने आपको दे रखी है, अगर वो उसको परफॉर्म कर रहा है, देन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वेल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट होगा। और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट है, वही वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब उसका टेस्ट, उसकी वेरासिटी का जो टेस्ट किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहते हैं। तो मेरा ये जो होल सिनेरियो था आपको समझाने का, उस कॉन्सेप्ट को समझाने का जो पूरा एक रिदम था, वो ये था कि संविधान एक चीज है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक चीज है, तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक चीज है, और होल सिनेरियो जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, सिंपल सी एक रिक्वायरमेंट है कि समाज में उस स्तर को बढ़ाया जाए जिसके लिए संविधान को बनाया गया, उसकी नैतिकता को बढ़ाया जाए जिसके लिए संविधान को बनाया गया। तो कुछ ऐसी विविधताएं हैं, कुछ ऐसी डाइवर्सिटीज हैं जिनको कि आप देख सकते हो, हमेशा दिखती हैं, समाज में रखते एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा कहने का बस सिंपल सा इतना तात्पर्य था कि इसको इस सेकंड लेक्चर को आपको समझाने का केवल इतना तात्पर्य था कि आप इन शब्दों से वाकिफ हो जाएं, इन शब्दों का जो एक जो इसका इनका रिफ्लेक्शन होता है उससे आप परिचित हो जाएं। अगर आप उनके रिफ्लेक्शन से परिचित हो जाएंगे, तब आगे के टाइम में जब हम मेन स्ट्रीम में चलेंगे, जब संविधान को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो उस नैतिकता को आपको अलग से समझाना ना पड़े मुझे। क्योंकि जब तक आप संविधान की नैतिकता नहीं समझ पाएंगे, तो आप
जो चीजें लिखी हुई हैं उन संबंधों को आप रिलेट कर ही नहीं सकते। तो मेरा कहना सिंपल से शब्दों में केवल यही है कि सामाजिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता कुछ गाइडेड पावर्स हैं, कुछ एक तरह से एक एसेंस है संविधान के पीछे का, उसकी नैतिकता है। इन सबको समझना बहुत जरूरी है संविधान को समझने के लिए। केवल एक चीज नहीं है, मान लो सपोज कि मैं गवर्नर बन गया, मेरे पास पावर आ गई, मेरे पास बहुत पावर आ गई, अब मतलब हमारे पास, मेरे पास कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? केवल तब पॉसिबल है जब संविधान ना हो, और संविधान ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान ना हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे जो पावर दिए गए हैं वो गाइडेड पावर्स हैं, वो लिमिटेड पावर्स हैं। वो लिमिटेड कैसे हैं? संवैधानिक जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन पावर्स को अज्यूम किया था और उन पावर्स को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हमें दे दिया था, और वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर को हमारा यूज किया जाना उस संविधान की कसौटी पे ही हमेशा टेस्ट किया जाएगा। मैं गवर्नर हूं, मैंने कोई स्टेप ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको इंटरप्रेट करके बताएगी कि नहीं भाई साहब, आपने संविधान से की परिधि से ऊपर चले गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से बियॉन्ड चले गए। तो उस चीज को आपको समझना है। यहां एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, बी.आर. कपूर का एक केस है, जजमेंट है 2000 आई थिंक 8 का होगा, आई थिंक 2008 का जजमेंट है। मैं इसको रेक्टिफाई भी करूंगा एक बार। केस का नाम है बी.आर. कपूर। उसमें यही हुआ था कि लॉ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि कन्विक्टेड है, जिसका कि कन्विक्शन हो रखा है, उसको आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, आप उसको अलाउ नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री बने। फिर भी गवर्नर ने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को आहूत किया कि आके वो अपनी सरकार बनाए, इवन कि वो उस वक्त कन्विक्टेड थी, किसी कोर्ट ने उनका कन्विक्शन सिक्योर किया था। उस टाइम पे जो गवर्नर ने किया वो संवैधानिक परिधि से बियॉन्ड है, क्योंकि गवर्नर के पास पावर जो है वो रिटन तौर पे नहीं दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पावर को लेके साइलेंट था, और साइलेंट था तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाना चाहिए? उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडेड पावर्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग किए जाने चाहिए। तो जो पावर्स किसी फंक्शनरी में वेस्टेड हैं, वो पावर्स आर्बिट्रेरी तौर से यूज नहीं किए जा सकते। उनका हमेशा और हमेशा जो यूज होगा वो लिमिटेड सेंस में होगा, गाइडेड मैनर में होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट जो एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है, उससे बियॉन्ड जाके नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है कि सभी बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? नैतिकता से बंधे हुए हैं। वो नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता है, जो कि इनहरेंट होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे फोरफादर्स ने हमारे लिए पहचानी है, तो उससे हम बंधे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, इसी को कहते हुए मैं कंक्लूड करता हूं अपने लेक्चर को, और ये सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट थे वो भी आपने मेंशन कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर all support and watching, and thank you HRG legal team for all support, and good luck. Have a nice day.